दोस्तों हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है। कहने का मतलब है कि वह स्टोरेज जो चारों तरफ मतलब गोल गोल घूमता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, कैच मेमोरी, स्मार्ट कार्ड या मेन मेमोरी, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले जो डिस्क आती थी, जो हम लोग सीडी या डीवीडी में प्रयोग करते थे या जो कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, ठीक है, जो इस ये गोल आकार का होता था, ठीक है, जो स्टोरेज डिवाइस होता था, ठीक है। तो ये क्या होता था कि ये गोल गोल घूमता था, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क एक ऐसा स्टोरेज है जो चारों तरफ क्या होता है, घूमता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखते हैं उन सभी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब है जैसे आप ये मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उसमें मान लीजिए कि 1 घंटे में आपने क्या क्या, कौन सा वेबसाइट खोला, कौन सा एप्लीकेशन खोला, क्या क्या काम किया, सभी को एक ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि इतने समय में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या होता है, टाइटल बार, हिस्ट्री लिस्ट या मेनू बार या स्टेप्स बार। तो देखिए, जो पिछला कार्य किया गया है उस सभी के बारे में जानने के लिए, यानी कि सारा डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगा, तो वो हमारा ऑप्शन होता है हिस्ट्री लिस्ट। क्या होता है, हिस्ट्री लिस्ट, ठीक है। जैसे मोबाइल में भी रहता है, आपका जो वेब ब्राउज़र होता है उसमें आपका रहता है, जो वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है, वेब ब्राउज़र मतलब क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स या बहुत सारे होते हैं, सफारी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री लिस्ट, ठीक है। हिस्ट्री लिस्ट में क्या होता है कि एक समय अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देख रहे हैं उस सब का क्या वहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि पिछला आपने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या होता है, हिस्ट्री लिस्ट होता है, ठीक है। या हम मोबाइल में भी देखते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री एक ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से पिछला आप डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट पर हम गए थे या कोई दूसरा गया हुआ था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम के आईपी एड्रेस को परिवर्तित डॉट डॉट से किया जाता है, ठीक है। देखिए, जो भी आप मोबाइल है, कंप्यूटर है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है, हर ये डिवाइस का होता है अलग अलग, ठीक है। तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो इसको परिवर्तित अगर करना है तो कौन परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। इंटरनेट सेवा प्रदाता या वेब पृष्ठ या रैम या वेब ब्राउजर, ठीक है। तो देखिए, इसको चेंज करने का मतलब कि अधिकार जो है, आईपी एड्रेस जो चेंज कर सकता है वो है हमारा इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है। आईपीएस उसको बोला जाता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी होता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सेवा प्रदाता, इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, ठीक है। तो आईएसपी क्या कर सकता है, आईपी एड्रेस को चेंज कर सकता है, ठीक है, आईपी एड्रेस को चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सैटेलाइट निम्नलिखित पर ऑपरेट होता है, ठीक है। तो देखिए, सैटेलाइट जो होता है निम्नलिखित फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है, ठीक है। LF, HF, VHF या VHF और UHF। तो देखिए, जो आपका सैटेलाइट होता है वो VHF और UHF पर ऑपरेट होता है, ठीक है। एक हो जाता है VHF, VHF का मतलब हो गया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और UHF एक होता है UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो VHF और UHF दो ऑप्शन होता है, एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन दोनों पर आपका क्या है, सैटेलाइट कार्य करता है। VHF जो होता है, VHF है, इसका जो मतलब कि इसका जो रेंज होता है वो 300 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक होता है। GHz तक होता है, ठीक है। किसका, ये भी बोल 300 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक UHF का फ्रीक्वेंसी रहता है। UHF का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 300 किलो हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। और जो VHF है ये आपका 30 मेगा हर्ट्ज से हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक रहता है, ठीक है, समझ गए। VHF का मतलब हो गया वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कि रेंज कितना है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। UHF का मतलब हो जाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसका रेंज है 300 किलो हर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है, ठीक है, एंटीना, आकाश, अंतरिक्ष, उपग्रह। तो देखिए रेडियो संचार में संचार का माध्यम एंटीना होता है, ठीक है। रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है, एंटीना होता है, ठीक है, एंटीना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT की धारा वहन क्षमता होती है। तो देखिए इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर यानी कि IGBT, ठीक है, IGBT की जो रेंज होती है वो 100 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर है, कि 1 एम्पियर से 10 एम्पियर है, या 10 एम्पियर से 50 एम्पियर है, या 100 एम्पियर से 1000 एम्पियर है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो IGBT होता है, सबसे पहले IGBT जो है वो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट से मिलकर बना हुआ रहता है। क्या होता है, मॉसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए जो आपका IGBT है वो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट से मिलकर बना हुआ रहता है, दोनों का समझिए कि योग है ये, ठीक है। मॉसफेट का मतलब हो जाता है M का मतलब मेटल, O का मतलब ऑक्साइड, S का मतलब सेमीकंडक्टर, F का मतलब फील्ड, E का मतलब इफेक्ट और T का मतलब ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जो IGBT है जो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का योग होता है, मॉसफेट से मिलकर बनाया जाता है, उसका जो धारा क्षमता होता है तो उसका जो रेंज है करंट का वो 10 एम्पियर से 50 एम्पियर होता है, ठीक है। IGBT का करंट रेंज कितना है, 10 एम्पियर से 50 एम्पियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक लघु परिपथ वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए एक लघु परिपथ वियोजक का मतलब होता है MCB। MCB को हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। MCB का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये जो होता है सर्किट ब्रेकर ये हमेशा, ठीक है, फेज के सीरीज में जोड़ा जाता है। किसके, फेज के मतलब फेज सप्लाई के सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। जो MCB हो जाता है, फ्यूज हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, ये सभी हमेशा एम्पियर मीटर हो गया, ये सभी फेज के सीरीज में जुड़े जाते हैं, ठीक है, फेज के सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो MCB है यानी कि लघु परिपथ वियोजक जो है
वो क्या करता है, किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो ओवर वोल्टेज और आग से, ओवरलोड और लघु परिपथ से, शॉर्ट सर्किट से, या सिर्फ ओवरलोड से। तो देखिए जो हमारा एमसीबी होता है, ठीक है, एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये आपको ओवरलोड और लघु परिपथ, लघु परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एमसीबी जो है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी मशीन है, उस पर ओवरलोड होता है या कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, तो एमसीबी जो है उस मशीन की सप्लाई को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही अब सही होगा, शॉर्ट सर्किट व अति भार दोनों से, यानी कि लघु परिपथ और ओवरलोड दोनों से हमारा क्या करता है, एमसीबी सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षित करता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोड का मान डॉट डॉट से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को उपलब्ध की जानी चाहिए, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है उसको ELCB कहा जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ई से अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहा जाता है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर यानी कि ELCB, ठीक है। तो जब देखिए जब आपका लोड 5 किलोवाट से अधिक हो जाए या 5 किलोवाट से अधिक हो जाए, ठीक है, बढ़ जाता है, तो हमें ELCB का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करना चाहिए। ELCB क्या करता है कि बाई चांस किसी कारणवश अगर कहीं भी फेज वायर जो है कहीं भी अगर जमीन से संपर्क करता है, अर्थ से संपर्क करता है, ठीक है, तो वो आपका सप्लाई को बंद कर देगा, यानी कि सप्लाई ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा, स्विच एमसीबी जो है, ELCB जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ELCB का प्रयोग किया जाता है। इससे आपको फायदा ये होता है कि मतलब कि विद्युत का झटका नहीं लगेगा, ठीक है, ELCB का प्रयोग करने से विद्युत का झटका लगने का खतरा कम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित निरोधक आमतौर पर डॉट डॉट पर स्थापित किया जाता है। देखिए त्वरित का मतलब होता है जो लाइटनिंग गिरता है, जिसे हम ठनका कहते हैं या त्वरित कहते हैं, ठीक है। तो जो त्वरित होता है, जो बादल के टकराने से जो त्वरित, या समझिए कि लाइटनिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लाइटनिंग कहा जाता है उसको, तो वो जब आपका जमीन पर गिरता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हाई वोल्टेज रहता है, उसमें हाई वोल्टेज रहता है, उसके वोल्टेज का मान बहुत अधिक होता है, ठीक है, लाखों करोड़ों में उसका वोल्टेज रहता है। तो वो अगर कहीं पर गिरता है तो जान माल का नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसा व्यवस्था किया जाता है जिससे क्या हो कि जो वोल्टेज गिरे या जो त्वरित मतलब कि लाइटनिंग गिर रहा है वो डायरेक्टली जमीन के अंदर चला जाए, ठीक है। चूँकि पृथ्वी का विभव 0 है, तो विभव जब 0 है, कहने का मतलब है I बराबर P/V, तो विभव जब 0 रहेगा तो 0 से किसी चीज़ में भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव आ जाता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी अपने अंदर क्या है, इन्फिनिटिव करंट को प्रवेश करा सकती है, ठीक है। तो कितना भी वोल्टेज करंट हो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि त्वरित निरोधक यानी कि त्वरित चालक का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, त्वरित चालक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो त्वरित चालक होता है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, भवन के शीर्ष पर, भवन की तल्ली पर, भवन के केंद्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो त्वरित चालक होता है या त्वरित निरोधक जिसको कहा जाता है, मतलब त्वरित को रोकने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर हो गया, ठीक है, अगर घर पर जैसे कि कहीं आपका बिजली गिरता है, लाइटनिंग होता है, तो उसको क्या किया जाता है कि एक समझिए कि यहाँ पर ये तांबे का लगाया हुआ रहता है, कॉपर का, और फिर इसे ये तार जुड़ा हुआ रहेगा, और ये तार क्या होता है, जमीन से अर्थ किया हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग मतलब त्वरित निरोधक या त्वरित चालक होता है,
उसको भवन के शीर्ष यानी कि ऊपर लगाया जाता है। ये सबसे ऊपर लगाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है टॉप, टॉप का मतलब हो गया ऊपर वाला भाग, ठीक है। तो लाइटनिंग या त्वरित निरोधक जो होता है, त्वरित चालक जो होता है, उसका प्रयोग जो है भवन के शीर्ष पर किया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि PILCSAT केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाए जाने वाले चालक आवरण होता है। देखिए जो PILCSAT केबल है, इसका पूर्ण रूप हो जाता है पेपर इंसुलेटेड, P से पेपर, I से इंसुलेटर, L से हो जाता है लेड, C से हो जाएगा कवर, C से क्या हो जाता है कवर, S से हो जाता है स्टील, A से हो जाता है आर्मर्ड, ARMOURED आर्मर्ड, A से हो जाता है आर्मर्ड हो गया, T से हो जाएगा आपका यहाँ S के बाद A है आर्मर्ड, STA होगा, अच्छा वहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो स्टील के बाद हो S से ये STA होता है, ठीक है। S के बाद TA होता है, ठीक है। S से स्टील हो गया, T से हो जाएगा टेप, A से आर्मर, ठीक है। तो इसका पूरा रूप हो गया पेपर इंसुलेटेड लेड कवर स्टील टेप आर्मर्ड केबल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम चढ़ाए जाने वाला अचालक आवरण होता है, तो क्या होगा, वार्निश युक्त कागज, ठीक है। चूंकि ये पेपर इंसुलेटेड होता है तो सबसे पहले पेपर ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। नाम ही है पेपर इंसुलेटेड, उसके बाद लेड का कवर रहता है, उसके बाद स्टील टेप, स्टील का क्या रहता है कि पत्ती रहता है, ठीक है, जिसको क्या किया जाता है कि ये केबल है ना, केबल के ऊपर स्टील का टेप लपेट दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे PILCSTA केबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वोल्टेज केबल और SL केबल में मुख्य अंतर यह है कि SL केबल में, ठीक है, देखिए जो वोल्टेज केबल होता है, जैसे कि आपका जो वोल्टेज केबल है VL जो होता है वोल्टेज केबल, इसमें क्या होता है कि पूरे केबल के ऊपर क्या किया जाता है कि लेड का कवर रहता है, ठीक है। केबल के ऊपर जो है लेड का कवर रहता है, ठीक है। मगर जो SL होता है सेपरेट लेड उसको कहा जाता है। SL का मतलब हो जाता है, SL का मतलब हो गया सेपरेट लेड, ठीक है। तो सेपरेट लेड जो केबल होता है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोर के ऊपर लेड का कोटिंग रहता है। जैसे 3 गो कोर है ना, 3 फेज के लिए 3 गो कोर है RYB, तो तीनों के ऊपर अलग अलग क्या रहेगा, लेड का कवर रहेगा, ठीक है। और ये लेड का कवर रहेगा और धात्विक कवच होता है, ठीक है। लेड धातु ही है तो उसका कवच रहता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सभी कोर पर संयुक्त धात्विक कवच होता है, सभी कोर पर रहेगा अलग अलग। अगला क्वेश्चन है कि सुपर वोल्टेज केबल का संचरण वोल्टता होता है। देखिए एक HT केबल होता है, HT केबल हो जाता है जिसे हाई वोल्टेज कहा जाता है, तो ये 11 kV तक रहता है, 1 kV से 11 kV, 1 kV से 11 kV तक की वोल्टेज के लिए होता है HT केबल, ठीक है। EHT एक हो जाता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या सुपर वोल्टेज केबल उसको कहा जाता है, तो वो 11 kV से यानी कि 11,000 से 33,000 वोल्ट के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। यानी कि जिस केबल से 11,000 से ऊपर यानी कि 33,000 वोल्ट तक का सप्लाई मतलब कि सह सकता है, वो EHT या सुपर वोल्टेज केबल कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन डॉट डॉट को जोड़ती है, ठीक है। सब स्टेशन से उपभोक्ता के परिसर को, पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को, या खंभों पर लगे ट्रांसफार्मर से उपभोक्ता को, या स्टेप डाउन सब स्टेशन से फीडर को। देखिए ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन आपको 120 kV को समझिए कि 33 kV में बदलता है, फिर ये 33 kV PSS में जाता है जहाँ पर
33 kV को 11,000 में, तो फिर क्या किया जाता है कि 33 kV को 11,000 में बदल के और फीडर की सहायता से उपभोक्ता को दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है कि पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को सप्लाई देता है। ठीक है, यानी कि 120 से 33 kV में जो बदलता है उसको GSS बोला जाता है, ग्रिड सब स्टेशन। और जो 33,000 या मतलब 33 kV को 11 kV में बदल देता है और उपभोक्ता को देता है, वो PSS पावर सब स्टेशन होता है। ठीक है, तो जो ये क्या बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो मान लीजिए कि 33 kV से ऊपर का जो लाइन होता है, जो टावर की सहायता से ले जाया जाता है। समझिए, तो ये जो टावर की सहायता से ले जाया जाता है, ठीक है, टावर की सहायता से जो ले जाया जाता है वो ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। ट्रांसमिशन लाइन आपका क्या करता है, पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को जोड़ता है। ठीक है, 33 kV वाला को भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन पावर स्टेशन से सब स्टेशन को, सब स्टेशन से जो निकलता है ना, 11,000 वाला जो निकलता है सब स्टेशन से, ये आपका फीडर कहलाता है। क्या कहलाता है, फीडर लाइन हो जाता है। ठीक है, 11,000 वाला लाइन फीडर लाइन, उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन की कुशलता बढ़ती है यदि केवल पावर फैक्टर घटता है, वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों घटते हैं, वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन का वोल्टेज घटता है। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन की कुशलता यानी कि इफिशियंसी, दक्षता तब बढ़ेगा जब आपका वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों का मान अधिक रहे। ठीक है, वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों का मान जब अधिक रहेगा तो हमारा क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी इफिशियंसी अधिक रहती है। ठीक है, हमारा आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि सर्विस लाइन किसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पोल है, तो ये हमारा क्या है कि पोल है, और ये मान लीजिए कि भवन घर है। ठीक है, घर है, तो क्या होता है कि ये पोल से जो हम LT केबल घर में लेके आते हैं, दो, एक फेज और एक न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो ये जो है ये सर्विस वायर कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्विस लाइन या सर्विस वायर कहलाता है। ठीक है, सर्विस लाइन या सर्विस वायर इसको कहते हैं। ठीक है, तो जो पोल से हमारे घर में LT केबल आता है, LT लाइन आता है, वो सर्विस लाइन कहलाता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है, RCC पोल या लौह नालिकार पोल या लकड़ी का या इस्पाती मीनार का। तो देखिए, हम सर्विस लाइन के लिए RCC पोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या उसको प्राथमिकता दी जाती है। RCC का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्या हो जाता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट, उसके बाद कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट हो जाता है। ठीक है, RCC। ठीक है, तो RCC ये पोल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, सर्विस लाइन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। देखिए, रेलवे संकर्षण का मतलब होता है ये जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो रेलवे का ट्रांसमिशन लाइन होता है। ठीक है, ये सबसे पहले ये हमें जानना है कि ये कितने वोल्टेज का रहता है। तो 25 kV यानी कि 25,000 वोल्ट रहता है रेलवे के ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, 25,000 वोल्ट होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा हम सर्किट ब्रेकर CB यानी कि परिपथ वियोजक का प्रयोग करते हैं, SF6 गैस परिपथ वियोजक या वायु झोंक परिपथ वियोजक या निर्वात परिपथ वियोजक या न्यूनतम सेल परिपथ वियोजक। तो देखिए, ये जो रेलवे वाला होता है उसमें हम ACB यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम वायु झोंक परिपथ वियोजक कहते हैं, ACB नहीं, ये ABCB होगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसे वायु झोंक परिपथ वियोजक कहा जाता है। ठीक है, ये 25 kV और 500
MVA तक पावर पर काम करता है, ठीक है, जिसे हम ABC भी कहते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वायु झोंक परिपथ वियोजक कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना का प्रक्षेपण निम्न पर होता है। सबसे पहले कोरोना समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो हाई टेंशन वाला लाइन रहता है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख वोल्ट है, ठीक है, तो जो हाई वोल्टेज वाला तार रहता है, चूंकि देखिए इसमें जो हवा रहता है, जो दो तार है दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, तो चूंकि सामान्य अवस्था में जब हवा में नमी कम रहता है, हवा में आपका नमी कम रहेगा, तो हवा क्या करता है कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जैसे ही हवा में नमी आ जाता है, जैसे कि ठंड के मौसम में कुहासा हो गया या बारिश का मौसम हो गया, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि दोनों ये जो वायर है, दोनों वायर के बीच में जो हवा है उसमें नमी आ जाता है, तो उसकी अचालकता कम हो जाती है। तो जब दोनों की मतलब हवा की अचालकता कम हो गया, यानी कि नमी का मान बढ़ गया, ठीक है, तो जैसे ही अचालकता होगा इन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मतलब कि हल्का नीला नीला प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, जो क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है, ठीक है। और ये केवल AC संचरण रेखा पर ही होता है, यानी कि AC संचरण लाइन में ही होता है, ठीक है। कोरोना इफेक्ट जो है AC ट्रांसमिशन लाइन या AC संचरण लाइन में ही केवल उत्पन्न होता है। और कोरोना का मतलब कि प्रभाव कम करने के लिए जो ये वायर है इसके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वायर के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि दोनों के बीच में हवा का मान ज़्यादा हो जाएगा, एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मतलब कि दोनों के बीच में इंसुलेशन का मान बढ़ जाएगा और आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है। डीजल पावर स्टेशन, इसमें तो धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है। ताप कोयला संयंत्र, इसमें भी धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है। नाभिकीय संयंत्र में भी अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है, ठीक है, या उसमें भी क्या अपशिष्ट पदार्थ होता है, उससे प्रदूषण होता है। तो हमारा जो हाइड्रो पावर संयंत्र है, इसमें आपका प्रदूषण बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसमें केवल शोर होता है जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है, केवल आवाज होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। फिर भी मतलब प्रदूषण और कोई प्रदूषण इसमें नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर संयंत्र जो है प्रदूषण के समस्याओं से मुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि तापीय पावर स्टेशन में